बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। इसी काशी के वासी इरशाद सामाजिक समरसता का प्रतीक बनकर के सामने आए हैं। इरशाद गंगा मां की मिट्टी से कपड़े पर भगवत गीता, हनुमान चालीसा समेत तमाम हिंदू धर्म के ग्रंथ लिखते हैं। उन्होंने गंगा की माटी से कुरान भी लिखी है। इरशाद ने धर्म ग्रंथ के साथ कपड़े पर भारतीय संविधान को भी लिखा है, जिसे वो प्रधानमंत्री को तोहफे में देना चाहते हैं। इरशाद के साथ उनका काम में हाथ बटाने वाला उनका बेटा है और बराबर का हाथ बटाता है उनका बेटा। इनसे खास बातचीत की है हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी ने। एक तरफ जहां रामचरितमानस को लेकर विवाद पैदा हो रहा है, चौपाइयों पर सवाल उठ रहे हैं, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने की कोशिशें की जा रही हैं, वहीं काशी के इरशाद भाई हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए गंगा जमुनी तहजीब के लिए काम कर रहे हैं। इरशाद भाई, आप अपना तारीफ दीजिए कि क्या काम आप कर रहे हैं। सर, मेरा नाम हाजी इरशाद अली बनारसी है। मैं लगभग 10 से 12 वर्षों से कुरान पाक और श्रीमद् भगवत गीता पवित्र ग्रंथ इसको कपड़े के ऊपर में मिट्टी से लिख रहा हूँ और भगवान के आशीर्वाद से 2016 में हमारी कुरान कंप्लीट होगी। 2018 में इंडेक्स बन के सब बाइंडिंग में चला गया है और एक बुक मैंने गीता की भी बनाई है जो बाइंडिंग में है। थोड़ा सा उसमें मेहनत ज़्यादा है और मैंने ये कपड़े के ऊपर में लिखी है श्रीमद् भगवत गीता, शास्त्र नाम और श्री हनुमान चालीसा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री, चूँकि हमारे बनारस के वो सांसद भी है और हमारे हर दिल अजीज प्रधानमंत्री को ये मैं नए संसद भवन के लिए प्रेजेंट करना चाहता हूँ। माननीय योगी जी के लिए श्रीमद् भगवत गीता प्रेजेंट करना चाहता हूँ। जो मेरी कुरान है, मेरी आस्था का केंद्र जो करबला है, जिसको हम लोग इमाम हुसैन को मानते हुए चले आ रहे हैं। हमारे पहले आपने क्या क्या लिखा है और किसको किसको दिया? इसके पहले बहुत सारे लोगों को, जैसे आप इस बात को समझते होंगे कि घर में नज़र बद के लिए बहुत सारी दुआ होती है, बला के लिए दुआ होती है, तो जो लोग आते तो उसको कुरान से उनको लिख के दे देते, घर में टांगते थे, लोगों को आराम मिलता था तो दुआ कर देते। तो मैंने किसी से आज तक कोई डोनेशन के बोल में या पैसे के बोल में एक पैसा नहीं लिया है, सिर्फ देने का काम किया है। और कोशिश भी है कि हमारे ऊपर किसी इस टाइप का दाग न लगे। एक तमन्ना थी, भगवान का काम ऐसे भी बेचा नहीं जा सकता। तो इरशाद भाई हैं जो गंगा जमुनी तहजीब को यहाँ पर जीवंत किए हुए हैं। आज देश में जिस तरह हिंदू मुसलमान को लेकर बातें हो रही हैं, रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर बातें हो रही हैं, तमाम प्रतियां रामचरितमानस की जलाई जा रही हैं, ऐसे में इरशाद का ये जो कदम है वो निश्चित तौर पे कौमों को एक करने की बात करता है, एक सूत्र में पिरोने की बात करता है। वाराणसी से विवेक त्रिपाठी, एबीपी। बड़ी खबर बिजनौर से है। फरार भाजपा कार्यकर्ता प्रिंस चौधरी सरेंडर कर चुका है। आरोपी प्रिंस चौधरी ने नगीना कोर्ट में सरेंडर किया है। 30 जनवरी को प्रिंस की गाड़ी से 2 युवकों की मौत हुई थी। एसपी मेरठ ने फरार प्रिंस पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। फिलहाल प्रिंस ने सरेंडर कर दिया है नगीना कोर्ट में। बड़ी खबर, 30 जनवरी को प्रिंस की गाड़ी से 2 युवकों की मौत हुई थी। इस पूरे मामले पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। मौके से फरार था प्रिंस चौधरी। पुलिस को लंबे वक्त से इसकी खोज थी। 30 जनवरी के बाद आज का दिन है। प्रिंस चौधरी ने नगीना कोर्ट में पहुंचकर खुद सरेंडर किया है, लेकिन इस बीच पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, खोजने की कोशिश की, लेकिन चकमा देता रहा। तब जाकर के 25,000 का इनाम घोषित किया गया प्रिंस के ऊपर और आज प्रिंस ने नगीना कोर्ट पहुंचकर सरेंडर कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से मिल रही है। एक कार से 2 लोगों को कुचला गया। इस पूरे मामले पे 2 लोगों की मौत के बाद पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने प्रिंस चौधरी को ढूंढना चाहा, 25,000 का इनाम घोषित किया। फिलहाल अपडेट यह है कि नगीना कोर्ट पहुंच करके प्रिंस ने सरेंडर कर दिया है। मेरठ ने एसपी फरार प्रिंस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया था, क्योंकि वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा था। धरपकड़ की कोशिश के बावजूद हाथ नहीं आ रहा था। 25,000 का इनाम मेरठ पुलिस ने घोषित किया 30 जनवरी के वाकये के बाद और अब खुद प्रिंस चौधरी ने सरेंडर किया है। पुलिस को छकाने के बाद सरेंडर किया है प्रिंस चौधरी ने। बिजनौर से बड़ी खबर, फरार भाजपा कार्यकर्ता है प्रिंस चौधरी। गाड़ी से 2 लोगों की मौत होती है। यह पूरा मामला सामने आता है। 25,000 का इनाम मेरठ पुलिस ने घोषित किया। फिलहाल प्रिंस ने सरेंडर कर दिया और उधर महिला होमगार्ड और उसके 2 साथियों पर केस दर्ज किया गया है। प्रेम प्रसंग में बुधवार को भाजपा कार्यकर्ता ने आत्महत्या की थी। परिजनों के हंगामे के बाद गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आत्महत्या से ठीक एक दिन पहले दबाव बनाने आए थे पुलिसकर्मी, ये बात भी सामने आ रही है।
दबाव बनाते पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल हुआ था। चकेरी थाना क्षेत्र के आनंद विहार का ये मामला है। बताया जा रहा है प्रेम प्रसंग को लेकर के भाजपा कार्यकर्ता ने आत्महत्या की थी। इस पूरे मामले में ये आरोप है, ये एंगल है कि पुलिस धमकाने आई थी। मौके पर पुलिस व फोरेंसिक टीम पहुंचती है। पंचायतनामा की कार्रवाई करने के बाद डेड बॉडी को मोर्चरी रवाना कर दिया गया है। इस घटना के पीछे जो चीज़ें मोहल्ले और आसपास पड़ोस के लोगों से ज्ञात हुआ कि बीती रात को अजय कुमार जायसवाल और उनके पत्नी के बीच और एक पड़ोस में रहने वाली महिला होमगार्ड से काफ़ी विवाद हुआ था। उस विवाद से वो क्षुब्ध होकर के उनकी पत्नी रात ही में अपने मायके शुक्लागंज उन्नाव चली गई। उन बातों से वो काफ़ी दुखी हुए और आज दिन में 12 बजे उन्होंने गले में फंदा डाल के आत्महत्या कर लिया। खबर मेरठ से है। नसरीन हत्याकांड मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। हत्या के आरोपियों की अवैध मार्केट सील होने की खबर है। पुलिस ने करोड़ों रुपए की अवैध मार्केट को सील किया है। मेरठ के शास्त्री नगर इलाके में अवैध मार्केट बनाई गई थी। आवासीय भूखंड पर अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया था। 25 नवंबर को नसरीन की गला दबाकर हत्या की गई। इस मामले में पति और देवर जेल में बंद है, तो वही पुलिस सास और ससुर की तलाश में लगी है। आवासीय भूखंड पर अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया था। कानपुर से बड़ी खबर, सपा विधायक इरफान सोलंकी की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की खबर मिल रही है। इरफान के सहयोगियों की अवैध संपत्ति पर भी जब्ती की कार्रवाई होगी। कानपुर पुलिस अब से थोड़ी देर में जब्ती की कार्रवाई के लिए पहुंचेगी। कुछ ही घंटे बाद कानपुर पुलिस जाजमऊ इलाके में कार्रवाई करने वाली है। थोड़ी ही देर में जाजमऊ के हिलाल कंपाउंड पहुंचेगी पुलिस, ये भी खबर मिल रही है। और वहां पहुंचने के बाद जब्ती की कार्रवाई होगी। पहले ही ये खबर थी कि 200 करोड़ की प्रॉपर्टी को मार्क किया गया है, चिन्हित किया गया है। और आज खबर यह है कि एक्शन में आएगी पुलिस। थोड़ी ही देर में ग्राउंड पर हलचल होगी और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। हिलाल कंपाउंड है जहां पर प्रॉपर्टीज है, ऐसे में इस पर जब्ती की कार्रवाई हो सकती है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती हुई, अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की खबर मिल रही है। उधर बुलंदशहर में युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। मोबाइल फोन को लेकर के कहासुनी हुई। गुठावली क्षेत्र के सिकंदराबाद अड्डे का यह मामला बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, बुलंदशहर में युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। सरे राह, बीच बाजार, ये पूरा माहौल बिगड़ा रहा। मोबाइल फोन को लेकर के कुछ बहस हुई। गुठावली क्षेत्र के सिकंदराबाद अड्डे का ये मामला बताया जा रहा है। अफरा तफरी का माहौल बना रहा काफी देर तक। उधर आगरा में बेजुबान जानवरों के साथ अत्याचार जारी रहने की खबर मिल रही है। लाठी डंडे से बेजुबान की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर आरोपी पर केस दर्ज कर लिया गया है। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आरोपियों पर मामला दर्ज हुआ है। रिजवान और इस्लाम बेग के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पूर्व मंत्री पशु प्रेमी मेनका गांधी ने भी मामले में संज्ञान लिया है। आगरा पुलिस कमिश्नरेट मलपुरा थाना क्षेत्र का ये मामला है। बरेली से खबर है, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये सभी दोस्त थे, शादी समारोह से लौट रहे थे वापस अपने घर की ओर। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के बरेली क्लब के पास ये एक्सीडेंट हुआ है। गुमनाम गाड़ी ने टक्कर मारी और उसके बाद ये एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। ये सभी दोस्त शादी के बाद फंक्शन अटेंड करके अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बरेली क्लब के पास एक्सीडेंट। हाँ, ये थाना कोतवाली में कल रात लोग शादी समारोह से एक कार में आ रहे थे। उस कार का अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के जो भी कार्रवाई की जा रही है और हम लोग पता लगाएंगे कि किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, उसमें आगे भी FIR लिख के कार्रवाई करेंगे। देहरादून में लाठीचार्ज को लेकर के तनाव का माहौल है। पुलिस ने बेरोजगार युवाओं पर गिरफ्तारी शुरू की। आंदोलन कर रहे युवाओं पर लाठियां बरसाने की तस्वीरें आई, उनकी गिरफ्तारी हुई। शहीद स्मारक पर मौजूद कई युवाओं को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने SSP और SP सिटी का विरोध किया था। तो देखिए, जिस तरीके की कल तस्वीरें आई देहरादून से, सुबह से शाम तक पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी और शाम का मंजर कुछ ऐसा था कि तमाम युवाओं को जबरदस्ती उठाया गया, वैन में भर करके गिरफ्तार किया गया। बाद में स्टूडेंट्स खुद ही वैन पर सवार होने लगे।
हजारों की संख्या में स्टूडेंट थे। लगातार हो रही भर्तियों में निरस्त करना, भर्तियों को रोकना और पेपर लीक मामलों से क्षुब्ध होकर के तमाम युवाओं ने घेराव किया। समझाइश की स्थिति नहीं बनी, लेकिन फिलहाल हिरासत में लिया गया कई युवाओं को। तो देखिए, बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में उत्तराखंड में संग्राम छिड़ा हुआ है। आज भी बेरोजगार युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी प्रदर्शन को कांग्रेस का साथ मिला हुआ है। बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज के बाद सियासी पारा भी हाई है। हल्द्वानी, काशीपुर, रुड़की, हरिद्वार, बड़कोट, जगह जगह प्रदर्शन की खबरें आई, तस्वीरें आई। देहरादून में शहीद स्मारक के पास युवा एकजुट हुए हैं। हिरासत में लिए गए युवाओं की रिहाई की मांग की जा रही है। यानी कल का दिन जहां से खत्म हुआ वहां से आज का दिन शुरू हुआ, लेकिन एडिशन ये है कि कल कई युवाओं को हिरासत में लिया गया। आज ये युवा मांग कर रहे हैं कि तमाम भर्तियों में घोटाले की सीबीआई जांच तो हो, ये तो उनकी मांग है। इसके अलावा कल जिन्हें हिरासत में लिया गया उन्हें छोड़ा जाए। सीतापुर से बड़ी खबर है। नहर के ओवरफ्लो होने से सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हुई है। पानी से सैकड़ों बीघा गेहूं और गन्ने की फसल बर्बाद हुई है। खीरी ब्रांच के खैराबाद रजबाहा कटने से खेतों में पानी भरा है। रजबाहा पर मिल कॉलोनी के पास पुलिया निर्माण के लिए बांध बनाकर पानी को रोका गया था और पानी ओवरफ्लो हो गया। और ये ओवरफ्लो पानी खेतों में गया और उसके बाद देखिए क्या स्थिति रही। नहर विभाग के अवर अभियंता शिव कुमार यादव ने आरोप लगाया कि नहर विभाग ने हेड से पानी बंद करा रखा था, लेकिन किसानों ने शरारत करके पानी खोल दिया, जिससे खेतों में पानी भर गया। बेलीधरा, भुर्जनपुरवा, परसड़ा शरीफ के किसानों की फसल प्रभावित हुई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। कुख्यात पौवा गैंग के बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 6 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। चेरी काउंटी के पास ये मुठभेड़ हुई है। आरोपी मोबाइल लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। ग्रेटर नोएडा के बिसरत थाना इलाके का ये मामला है। देखिए, आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। पौवा गैंग है जिससे ताल्लुक रखते हैं ये। बात करेंगे इन्वेस्टर समिट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया और इसी के साथ अगले 3 दिन तक लखनऊ में निवेशकों का महाकुंभ लग चुका है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। 5 तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से एक लंबी प्रक्रिया के बाद आज का दिन आया। इनॉग्रेशन के लिए प्रधानमंत्री मौजूद रहे, उन्होंने आगाज किया। इससे पहले कल रात की बात करें तो तमाम इन्वेस्टर्स जो थे वो सीएम आवास पर डिनर के लिए बुलाए गए थे, लेकिन आज ऑफिशियल इनॉग्रेशन हुआ। किस तरीके से शुरुआत हुई। पीएम मोदी ने अपने पूरे भाषण में जहां सीएम योगी की जमकर तारीफ की, वहीं यूपी को भारत का ग्रोथ इंजन भी बताया। सीएम योगी ने अपने संबोधन में यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, इस लक्ष्य का जिक्र किया, अपना वादा भी दोहराया। तो इन तस्वीरों से आप अंदाजा लग सकते हैं कि आज लखनऊ में किस तरीके की हलचल थी। 6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। अब यूपी को सुशासन से, गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आपके मार्गदर्शन के उपरांत उत्तर प्रदेश के हमारे मंत्रिमंडल के समूह ने दुनिया के 16 देशों की 21 शहरों में रोड शो के आयोजन किए थे। उन सभी देशों में भारतीय मिशन से जुड़े हुए हमारे माननीय राजदूतों ने उन्हें भरपूर सहयोग देकर के आपके विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में ट्रेड, टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी के उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप सबने मुझे
भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश का सांसद भी बनाया है। उत्तर प्रदेश के प्रति मेरा एक विशेष स्नेह है और यूपी के लोगों के प्रति मेरी एक विशेष जिम्मेदारी भी है। साथियों, आज यूपी एक आशा, एक उम्मीद बन चुका है। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से वैश्विक निवेशक समुदाय को पॉलिसी मेकर्स, कॉरपोरेट लीडरशिप, बिजनेस डेलीगेशंस, शिक्षाविदों, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट लीडरशिप को एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने का यह मंच उन उपलब्धियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न हिस्सा है। तस्वीरें मिल रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उनका संबोधन चल रहा है, सीधे लिए चलते हैं, क्या कहना है उनका, आपको सुनवाते हैं। हम सब जानते हैं कि माननीय गृह और सहकारिता मंत्री जी का व्यक्तित्व देश के 4 महापुरुषों की छाप को स्पष्ट अपने साथ लेकर के चलता है। एक ओर भारत की प्राचीन उस ऋषि परंपरा का प्रतिनिधित्व जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा की साधना से जुड़ी हुई है। दूसरा, एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में जो आचार्य चाणक्य के रूप में हम सबको दृष्टिगोचर होता है। एक प्रखर राष्ट्रभक्ति का तेज जो वीर सावरकर के रूप में इस देश ने आजादी के आंदोलन के रूप में देखा, और एक अंत्योदय से अमृत काल की विकास की इस यात्रा के विजनरी नेतृत्व के रूप में दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इन 4 महापुरुषों के एक समन्वय के रूप में जो एक व्यक्तित्व हम सबके सामने देखने को मिलता है, जिनके ऊपर देश के अंदर आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जो एक बड़ा कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए, वह आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जिस तरफ को आगे बढ़ाया था, उसमें सहकारिता की अपनी बड़ी भूमिका है। और सहकारिता जैसे मंत्रालय का नेतृत्व किन हाथों में दिया जाना चाहिए, यह कोई नाम सामने आया था तो आज के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का नाम आया था। आज उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से प्रदेशवासियों की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम का देश का सबसे बड़ा आधार रखता है। लगभग 96 लाख एमएसएमई यूनिट हमारे पास प्रदेश के अंदर मौजूद है, लेकिन ये सभी एमएसएमई यूनिट 2017 के पहले मृतप्राय सी थी, उपेक्षित थी, दम तोड़ रही थी। लोग इसे बंद करके प्लान की ओर जा रहे थे। मुझे याद है कि जब 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पूर्व अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जनता के लिए तैयार किया था, उस लोक कल्याण संकल्प पत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उस समय उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में आज के माननीय गृह और सहकारिता मंत्री
से अमित शाह जी ने एक लाइन उसमें डलवाई थी कि उत्तर प्रदेश की पहचान जिन कारणों से है उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण यहाँ की परंपरागत उद्यम भी है। इस परंपरागत उद्यम के लिए प्रदेश में सरकार बनने पर हम विशेष कार्य योजना बनाएंगे और विशेष कार्य योजना जब 2017 में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनी तो उसी परंपरागत उद्यम को जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम का 96 लाख से अधिक यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर है, इसे प्रोत्साहित करने के लिए जिस एक योजना को सरकार प्रदेश के अंदर लेके आई थी, डबल इंजन सरकार लेकर के आई थी, वही आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में आत्मनिर्भर भारत की वह आधारशिला बनी है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से आज प्रदेश की एक लोकप्रिय योजना बन चुकी है और जिसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को लगभग दोगुना करने में सफलता प्राप्त की है। मुझे याद है कोरोना कालखंड में बड़े पैमाने पर प्रदेश में कामगार और श्रमिक आ रहे थे और कामगार और श्रमिक के बारे में हर व्यक्ति चिंतित था कि वास्तव में एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ 40 लाख कामगार और श्रमिक कहां जाएंगे। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की क्या स्थिति होगी। उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश की एमएसएमई यूनिट में काम करने वाले और उसके जो संचालक हैं, उस समय लोगो भारती जैसी संस्थाओं ने, IIA जैसी संस्थाओं ने आगे आकर के जब सरकार के साथ और संगठन के साथ मिलकर के कार्य करना प्रारंभ किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।